यूपी टेट के सेकंड पेपर, यूपी टेट के सामाजिक अध्ययन के सेकंड पेपर में हम लोग देखते हैं। अब चौथा चैप्टर जो है आपके इतिहास सेक्शंस में वो है भारत के प्रारंभिक राज्य। बाकी हम लोगों ने हमने जो अपलोड करी थी तीसरी वीडियो, उसमें बहुत कुछ इसके बारे में बताया था, लेकिन फिर भी थोड़ा डिटेल से हमें जानने की ज़रूरत है, चूँकि अलग से आपके सिलेबस में मेंशन है तो थोड़ा अलग से भी इसे पढ़ते भी हैं। तो देखें प्रारंभिक राज्य में क्या है। और भारत में प्रारंभिक राज्य का उदय लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, और इस काल को लगभग महाजनपद काल भी कहते हैं। ये वो समय था जब भारत ने कबीलाई ढांचे से निकलकर एक सुव्यवस्थित राज्य और साम्राज्य की ओर कदम बढ़ाया था। तो देखें तो वैदिक काल जो था हमारा, या लेटर वैदिक काल, एक कबीलाई था, लेकिन अब यहाँ पे राज्य और महाराज्य की तरफ हमने कदम बढ़ा दिया। और ये फेस जो 6वीं शताब्दी बीसी का या ईसा पूर्व का है, ये द्वितीय नगरीकरण या सेकंड अर्बनाइजेशन के भी इसको कहा जाता है। पहला अर्बनाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा अर्बनाइजेशन ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जिसे महाजनपद काल कहते हैं। तो ये है। अब देखें जो दो चीज़ें हैं, दो ग्रंथ हैं, एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। ये दोनों आप याद रखिए, खासकर बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में मेंशन किया गया है, और वही भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों के बारे में विवरण दिया गया है। तो अंगुत्तर निकाय जैन ग्रंथ और भगवती सूत्र, ये अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ। अब इसमें जो 16 महाजनपद थे, इनकी शासन प्रणाली पे अगर आप विचार करेंगे तो देखेंगे कि दो तरह की शासन प्रणालियां यहाँ पाई जाती थी। एक था राजतंत्र जिसे मोनार्ची कहते हैं, दूसरा है गणतंत्र जिसे कहते हैं रिपब्लिक। तो ज़्यादातर 16 में से जो थे वो मोनार्ची थे या राजतंत्र थे, जहाँ राजा का शासन हुआ करता था। वो थे जैसे मगध, वत्स, कौशल, अवंती। और जो गणतंत्र था, यहाँ एक चुनी हुई परिषद के द्वारा शासन चलाया जाता था। जैसे दो बहुत बढ़िया उदाहरण है इसके, वज्जी और मल्ल। वज्जी और मल्ल ये दोनों ईस्टर्न यूपी और बिहार की तरफ थे। वज्जी ये 8 ग्रुपों का एक समूह था जिसमें 4 बड़े प्रमुख हैं। एक तो लिच्छवी हैं वैशाली के, दूसरा ये वज्जी हैं, तीसरा महावीर, भगवान महावीर जिस क्लान के थे, नात्रिक क्लान थी, ज्ञात्रिक कला उनके थे, और एक था विदेह। तो ये बड़े महत्वपूर्ण है। 4 और थे, 8 का समूह था, लेकिन सबसे प्रभावी इसमें लिच्छवी थे वैशाली के, इसे वज्जी समूह कहते हैं। मल्ल भी वहीं के थे, कुशीनारा जिनकी राजधानी थी कुशीनारा, और पावापुरी जिसको कहते हैं। कुशीनारा में, कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी और महावीर की मृत्यु हुई थी पावा में। ये मल्ल के दोनों राजधानियों में उनकी मृत्यु हुई थी। अब इसमें हम देखते हैं तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पहले भी पढ़ी, पहले भी देखे थे। इस समय लोहे का उपयोग बड़े व्यापक पैमाने पे हुआ था, और इससे कृषि के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और राजा की शक्ति में इसने काफ़ी इजाफा किया था। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है इस समय के धार्मिक आंदोलन, मेनली गौतम बुद्ध और महावीर जी के नेतृत्व में, महावीर स्वामी में जैन धर्म इसी समय वो ओरिजिन हुई, पल्लवित और पुष्पित इसी समय में हुआ। तीसरा जो आर्थिक जीवन अगर इस समय की हम देखें महाजनपद काल की, तो सिक्कों का प्रचलन इस समय आया। जो पहला सिक्का आहत सिक्के थे जिसे पंचमार्क कॉइन कहते हैं, ये 6वीं शताब्दी बीसी से शुरू हुआ। तो भारत के पहले सिक्के ये पंचमार्क कॉइन ही थे,
और जिन्हें आहत सिक्के हिंदी में कहते हैं। मोस्टली ये चांदी के बने हुए थे, थोड़े कॉपर के भी पाए जाते हैं। और वर्ण व्यवस्था इस समय क्लियर कट समाज में व्याप्त हो गई थी। अब 16 महाजनपदों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इनसे भी सवाल पूछता है। दो तरह के सवाल आते हैं इनसे, एक तो इनकी राजधानी कहाँ थी, दूसरे ये महाजनपद किस क्षेत्र में, किस भौगोलिक क्षेत्र में थे। तो देखते हैं इनकी सूची। पहला मगध है, इसकी राजधानी पहले राजगृह थी जिसे गिरिब्रज कहते थे। दूसरे बाद में इसकी राजधानी बनी पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है। तो जो इस राजगृह था उसे गिरिब्रज कहते थे। गिरिब्रज मतलब ये राजधानी चारों तरफ से 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, तो इसलिए गिरिब्रज कहते हैं। बाद में पाटलिपुत्र इसे जल दुर्ग कहते हैं, क्योंकि ये गंगा, गंडक और सोन के संगम पे निर्मित है, चारों तरफ से जल से घिरी हुई थी, तो जल दुर्ग भी कहते हैं पटना को। ये पटना, गया, बिहार एरिया में इनका क्षेत्र था। दूसरा था अंग, इसकी राजधानी थी चंपा, ये भी भागलपुर और मुंगेर जिला में था, ये भी बिहार में था। आपने महाभारत के बारे में जानकारी होगी, सीरियल्स देखे होंगे, तो अंगराज कर्ण यहीं के शासक थे। तीसरा है काशी, काशी वाराणसी से रिलेटेड है, तो वाराणसी और आसपास का क्षेत्र काशी है। कौशल जनरली अयोध्या का क्षेत्र, इसकी राजधानी थी श्रावस्ती, इसमें प्रयागराज और मिर्जापुर के क्षेत्र इसमें आते हैं। अगला है मल्ल, ये अभी हम लोगों ने देखा था, कुशीनगर, कस्या इनका क्षेत्र था। देवरिया, बस्ती और गोरखपुर का क्षेत्र इसमें आता है। पांचाल, ये आपका रुहेलखंड का क्षेत्र है, इसकी 2 राजधानियां थी। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। ये एरिया बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद एरिया, रुहेलखंड का जो पोर्शन है वहाँ था। 8वां है सूरसेन, ये मथुरा इसकी राजधानी थी और ये मथुरा और ब्रजमंडल का क्षेत्र था, यहाँ यादवों का शासन था। चेदी, इसकी राजधानी थी शक्तिमती और ये बुंदेलखंड और का क्षेत्र था, थोड़ा मध्य प्रदेश का भी क्षेत्र था। फिर आपको एक बार महाभारत में ले जाएं तो चेदी नरेश वहाँ भी थे, शिशुपाल जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था। आगे कुरु, कौरव, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, मेरठ और थोड़ा हरियाणा का आसपास का क्षेत्र है इसमें। मत्स्य, विराटनगर, ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र, जयपुर, अलवर और भरतपुर, ये मत्स्य क्षेत्र वही है जहाँ पे पांडवों ने अपने वनवास के 1 साल जो अंतिम था अज्ञातवास यहाँ बिताया था। अगला है अवंती, अवंती की भी 2 राजधानियाँ हैं। उत्तरी जो अवंती थी उसकी उज्जैन और दक्षिणी जो है वो महिष्मती, और ये मालवा मध्य प्रदेश का क्षेत्र था ये। अगला है अस्मक, अस्मक की राजधानी पोटन या पोटली है, और ये इसे तो आप याद रखिएगा अस्मक को, क्योंकि ये जो है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। सारे 16 में से सारे के सारे महाजनपद विंध्य पर्वत के नीचे दक्षिण और ऊपर उत्तर भारत होता है, सारे उत्तर भारत में है, सिवाय अस्मक के जो ये महाराष्ट्र में है, विंध्य पर्वत के साउथ में ये अकेला है। तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है। गोदावरी की नदी घाटी क्षेत्र में दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद यहाँ लिखा हुआ अकेला है 16 में से कि जो दक्षिण भारत में पड़ता है, विंध्य पर्वत के नीचे। अब आइए, इसे तक्षशिला है, गंधार है, गंधार की राजधानी तक्षशिला है। ये रावलपिंडी, पेशावर, आधुनिक आजकल के पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहाँ के चाणक्य ने पढ़ाई भी करी थी और वहीं के वो शिक्षक भी थे। तो 15वां है कंबोज, इसकी राजधानी या कैपिटल हाटक या राजपुर थी। ये हिंदू का क्षेत्र था, आज पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर पे है। ये प्रसिद्ध था अपने अच्छी नस्ल के घोड़े के कारण। और लास्ट है वज्जी, इसकी राजधानी थी वैशाली। ये मुजफ्फरनगर और वैशाली बिहार का पोर्शंस पड़ता है। तो ये 16 महाजनपद देखा, ये अंगुत्तर निकाय या भगवती सूत्र में आपको इसका विवरण मिलता है। अब थोड़ा सा इसके साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं। मगध साम्राज्य, तो 16 महाजनपदों में सबसे बलशाली तो मगध ही था। धीरे धीरे उसने आसपास में सबको मिला लिया और इसकी राजधानी अब बाद में पाटलिपुत्र हो गई, पहले राजगृह में थी। अब मगध के प्रमुख राजवंश हैं। प्रमुख राजवंश कौन कौन से हैं देखते हैं, जिसे वैसे तो हमने
चार, 1, 2, 3, 4, 5 राजवंश लिखे हैं। तो ये बृहद्रथ वंश हमने सिर्फ इसलिए लिखा है कि इसे सिर्फ आप जानकारी के लिए आपके लिख दिया कि पहला वंश जो हुआ था वो बृहद्रथ था, और जो महाभारत काल में जरासंध था वो मगध का ही शासक था। तो एक जानकारी रखिए, हालांकि इसके बारे में हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन आप जानिए कि बृहद्रथ वंश था और इसी वंश का शासक ये जरासंध था। पढ़ते कहाँ से हम? हर्यक वंश से हम शुरू करते हैं 6ठी शताब्दी में, ये तो पहले का है। तो 6ठी शताब्दी चूँकि हम पढ़ रहे हैं तो हम हर्यक वंश से ही ये पढ़ाई अपनी शुरू करेंगे। तो हर्यक वंश ये चला लगभग 544 से 412 BC तक, और इसकी स्थापना की थी बिंबिसार ने। किसने की थी? बिंबिसार ने। एक और भी प्राचीन इतिहास में हुए बिंदुसार। ये बिंबिसार और बिंदुसार, बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे और सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार, लेकिन ये अलग हैं, ये हैं बिंबिसार। तो हर्यक वंश की इन्होंने नींव डाली थी, और इनका बेटा अजातशत्रु, उसका बेटा उदयन था जो बाद में इनका शासक बना। इनके बाद फिर दूसरा वंश जो आया वो शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग ने इसकी स्थापना की, जो ये इन्हीं का अमात्य था। बाद में जनता ने इन्हें हटा के फिर इसे राजा बनाया। इसके बाद फिर नंद वंश आया, महापद्मनंद और घनानंद इसके शासक थे। बाद में इन्हें हटा के मौर्य वंश आया। ये जो नंद वंश है, नंद वंश को बोलते हैं कि जो महापद्मनंद दासी पुत्र था, और इसने पहला जो है ये नान क्षत्रिय राजा था जो कि यहाँ का शासन इसने किया। ये दासी पुत्र था नंद वंश, और इसके बाद मौर्य वंश आता है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा हर्यक वंश वगैरह के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। मगध के उत्कर्ष का कारण ये भी जान लीजिए। 3-4 पॉइंट हैं, बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये इसकी रणनीतिक राजधानियां रही हैं। पहली राजधानी इसकी कहाँ थी? राजगृह, जिसे गिरिब्रज कहते थे। दूसरी थी पाटलिपुत्र, जिसे जलदुर्ग कहते थे। तो कारण क्या है? पहली राजधानी राजगृह जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी, तो अटैक करना मुश्किल था। बाद में जब पाटलिपुत्र शिफ्ट किया तो वो नदियों से घिरा हुआ था, 3 नदियों के संगम पे था। गंडक थी, गंगा थी और आपकी सोन नदी थी। तो इसलिए इसे जल दुर्ग भी कहते हैं। अब दूसरा कारण रणनीतिक राजधानियों के अलावा दूसरा कारण है लोहे की उपलब्धता। इसके बारे में हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि मगध के आसपास लोहे की प्रचुर मात्रा में खानें थी, जिससे उनकी कृषि में भी इजाफा हुआ, ट्रेड में हुआ, और राजा ने बढ़िया उससे हथियार बनाए। और जब सरप्लस फूड ग्रेन्स हो गया, ट्रेड बढ़िया हो गया, तो रेगुलर एक टैक्स लेने लगे, और उस टैक्स से फिर एक स्थायी स्टैंडिंग आर्मी उन्होंने खड़ी की और आसपास के सबको विजिट करके शक्तिशाली बन गए। तो लोहे की उपलब्धता का बहुत बड़ा योगदान है इनका। तीसरा है उपजाऊ भूमि। तो ये जो मध्य गंगा का क्षेत्र है बहुत उपजाऊ भूमि थी, और जब लोहे का इस्तेमाल करने लगे तो डीप प्लमिंग करके वो बहुत ज़्यादा उन्होंने फूड ग्रेन्स पैदा हुआ, जो सरप्लस हुआ, और उससे जो टैक्स उठा उससे बड़ी आर्मी का पेट भरा। तो हाथियों का प्रयोग एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मगध के आसपास सब जंगल थे, उन जंगलों में हाथी थे। हाथियों को पकड़ के सबसे पहले मगध ने उसे आर्मी में उसे डिप्लॉय करना शुरू किया, युद्ध में उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। ये मगध वालों ने ही ये काम किया। तो अब आते हैं हर्यक वंश के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इससे छोटे मोटे सवाल आपको अक्सर आते रहते हैं और गलतियां होती हैं प्रायः। तो इस वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने। पहला ही लिखा है इसमें, मगध साम्राज्य का पहला अत्यंत शक्तिशाली और ऐतिहासिक साम्राज्य था। इसकी स्थापना की थी बिंबिसार ने, और ये पहला राजा था जिसने एक नियमित और गलत हो गया है, नियमित और अस्थाई सेना रखनी शुरू की। इसे श्रोणीय भी कहा जाता है इसे, क्योंकि पहली बार किसी राजा ने एक अस्थाई सेना, हमेशा परमानेंट सेना रखी। दूसरा है इनके बारे में कि इसने अपनी राजधानी जो है वही राजगिरी बनाई, गिरिब्रज बनाई, जो 4 तरफ 5 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। और इसने 2 पॉलिसी अपनाई थी, एक वैवाहिक संबंध बना के
मित्रता बढ़ाई थी, दूसरे कुछ क्षेत्रों को या कुछ जनपदों को विजिट करके अपने राज्य में मिला लिया था। तो वैवाहिक जो इसके संबंध बनाए थे, जैसे कौशल, वैशाली और मद्र देश के राजकुमारियों से इसने विवाह किया था, और जो अंग राज्य था उसको इसने विजय करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो दो पॉलिसी थी, एक विवाह करके संबंध बनाना और दूसरा विजय कर लेना, जहाँ ऐसी स्थिति उपलब्ध नहीं होती है उसे विजय करके मिला लो। तो दो इसकी इम्पोर्टेंट पॉलिसी है जो कभी कभी यहाँ से भी सवाल उठाता है। ये बिंबिसार जो है महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर के समकालीन थे, और इनके चीज़ों में दरबार में एक है कि ये प्रसिद्ध वैद्य जीवक हुआ करते थे, क्योंकि अवंती जो उज्जैन जिसकी राजधानी थी, वहाँ पे एक राजा थे प्रदोत्त। हालांकि इनसे अच्छे रिलेशन नहीं थे, लेकिन उनको पीलिया हो गया था, तो बिंबिसार ने, उन्होंने डिमांड करी, रिक्वेस्ट किया था, तो बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को उनके इलाज के लिए भेजा हुआ था। तो इन्होंने जाके फिर उनको ठीक किया। अब अजातशत्रु उसके बाद आते हैं। अजातशत्रु का शासन 492 से 460 था। अजातशत्रु ने अंतिम समय में बिंबिसार को कारागार में डाल दिया और वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। बताते हैं कि इन्होंने उनकी हत्या करके शासन प्राप्त किया, और इसने वैशाली के लिच्छवी और कौशल के प्रसेनजीत को पराजित कर मगध का विस्तार किया, जबकि दोनों इनके ननिहाल थे, है ना। वैशाली में भी बिंबिसार ने शादी करी थी और कौशल में भी उन्होंने शादी करी थी, लेकिन वहाँ भी इन्होंने अटैक करके इन्हें अपने राज्य का विस्तार किया। और इन्होंने, अजातशत्रु ने कुछ विशेष हथियार बनवाए थे, जिसमें से है एक महाशिलाकंटक। इससे भी कभी सवाल पूछता, ये ऐसा हथियार था जो पत्थर फेंकता था। रफ आकार के पत्थर बनाए जाते थे गोले टाइप, और ये उसे पत्थर फेंकता था। दूसरा रथ मूसल, इसमें रथ पे गदा लगी होती थी जो घूमती थी और जिधर चली जाती थी उधर लोगों के सर फोड़ देती रही होगी। तो ये दो हथियार इनके नए थे, महाशिलाकंटक और रथ मूसल। ये अजातशत्रु ने इसका प्रयोग किया था। और इन्हीं के समय में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, और वो भी कहाँ हुआ था, राजगृह में। कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व, जब इसी साल भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो पहला ये बौद्ध संगति ये राजगृह में हुई थी, और शासक थे अजातशत्रु। अब अजातशत्रु का बेटा उदयन इसके बाद 460 से 444 तक ये शासक रहा। ये भी अजातशत्रु की हत्या करके इसने शासक अपने पिता के पद चिन्हों पे चला। उसने बिंबिसार की हत्या करी थी, तो इसने उनकी हत्या करके इसने शासन प्राप्त किया, और ये अपनी राजधानी गिरिब्रज से उठा के पाटलिपुत्र शिफ्ट किया। तो इस वजह से, चूंकि 3 बड़े शासक थे और 2 ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त कर ली, इसलिए इस साम्राज्य को पितृहंता बस, इसको पितृहंता बस कहते हैं, कि पिता की हत्या करके वंश चलाने वाले। तो ये हर्यक वंश था, पितृहंता वंश भी इसे कहते हैं। तो ये भी थोड़ा आप जानते रहिए। इसके बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने इस वंश की नींव डाली थी, क्योंकि उदयन के जो अगली जनरेशन थी वो बड़े नाकाबिल लोग थे, तो जनता ने उन्हें खुद ही हटा के, ये अमात्य थे, इन्हें शासन सौंप दिया। तो इन्होंने शिशुनाग वंश की नींव डाली, और इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि अवंती, जिसे सारे लोग विजित करना चाहते थे, बिंबिसार भी, अजातशत्रु भी, उदयन भी, लेकिन कोई जीत नहीं पाया। ये शिशुनाग ने अवंती को जीत के मगध में मिला लिया था उस समय। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन है। और इन्होंने शिशुनाग नहीं, वैशाली को इसकी दूसरी राजधानी बना दिया था मगध की थोड़े समय के लिए। अब बाद में इनका बेटा था कालाशोक, या काकवर्ण कहते हैं, वो 395 से 367 BC तक था। इसका कंट्रीब्यूशन ये है कि इसने, इसके ज़माने में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कहाँ, वैशाली में 100 साल बाद 383 BC में आयोजित किया गया था ये। ठीक है। अब एक और है कि इसने, कालाशोक ने मगध की राजधानी को वैशाली से उठा के पाटलिपुत्र परमानेंट शिफ्ट कर दिया। तो एक बार तो गिरिब्रज हुई,
वहाँ से राजगिरी, राजगिरी से पाटलिपुत्र आई, पाटलिपुत्र से वैशाली, वैशाली से फिर जो है ये पाटलिपुत्र में इसने स्थानांतरित कर दिया। और कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगत कराई, पहली कराई थी अजातशत्रु ने, दूसरी कराई कालाशोक ने, दो और हैं, एक कराई सम्राट अशोक ने, बाद में कराया कनिष्क ने। ये 4 बौद्ध संगतियाँ हैं जो अक्सर पूछा जाता है। अब इनके बाद आता है नंदवंश। नंदवंश जिससे मैंने पहले चर्चा की थी कि दासी पुत्र था और इसने हत्या करके इनके लास्ट इस साम्राज्य का था जो शिशुनाग वंश का, उसको हत्या करके शासन बन लिया। और ये पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था मगध का। और एक खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। खारवेल ये कहाँ है? ये कलिंग, कलिंग मतलब उड़ीसा में है। खारवेल वहाँ के शासक थे जो जैन धर्म को मानने वाले थे। वहाँ एक गुफा है, उसमें ये पता चलता था कि इसने महापद्म ने उन्हें अटैक करके उन्हें विजिट किया था। वहाँ एक नहरें बनवाई थी। कहाँ? वो बनवाई थी कलिंग पे। और इसे सर्व छत्रांतक की पदवी धारण करी थी, मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला। दूसरी पदवी थी उग्रसेन, एक विशाल सेना का स्वामी। एक और पदवी धारण करता था एकराट, एकमात्र राजा। और इस वंश का अंतिम शासक ये घनानंद था। ये धनानंद था। जब सिकंदर ने 326 BC में अटैक किया तो उस समय मगध का शासक ये घनानंद था। घनानंद बहुत ही अप्रिय शासक था। वो जनता से बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलता था कि उसके पास क्यों वसूलता था, उसके बाद बहुत बड़ी सेना थी और वो सेना किसी भारतीय स्रोतों से नहीं पता लगती। यूनानियों ने लिखा है कि मगध के पास कितनी बड़ी सेना थी। 2 लाख पैदल सैनिक थे उसके पास। तो और उस बड़ी सेना का नाम सुन के सिकंदर की सेना ब्यास नदी से उधर वापस चली गई। तो इतनी बड़ी सेना घनानंद के पास थी। और इसी घनानंद को मगध साम्राज्य को चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य, जो कहीं का राजा नहीं था, इन्हें हरा के विजिट कर लिया इतनी बड़ी सेना को। देखिए उस विशाल सेना की बात करें तो आ गया 2 लाख इसमें सैनिक थे, पैदल सैनिक थे, 20,000 उसमें घुड़सवार थे, 2,000 रथ थे और 3,000 हाथी थे उस जमाने में, जो कि लगभग 4वीं शताब्दी BC की ये बात है। और इसी संसद सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को क्रॉस करने से मना कर दिया। तो ये जनरली महाजनपदों के बारे में कुछ खास नहीं, थोड़ी सी चीज़ें हैं। कहाँ कहाँ से सवाल पूछ सकता हूँ हमने मैं बता दिया। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे फटाफट देख लेते हैं। पहला है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ये छूट गया है, ठीक है। ईसा पूर्व में उत्तर भारत कितने मुख्य जनपदों में विभाजित था? तो 16 जनपद थे, ये आपको पता है। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था? ये हमने बता दिया। तो उस तरह से लगा लिए अस्मक था, ये महाराष्ट्र में था। अब आगे देखते हैं कि मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रोणिक कहा जाता है, जिसने ये नहीं है, इसने अस्थाई सेना की नींव रखी थी। तथा सेना की नींव पहले बिंबिसार ने रखी थी, उसी को श्रोणिक कहा जाता है। ये है बिंबिसार। चौथा सवाल है, किस बौद्ध ग्रंथ में सबसे पहले 16 महाजनपदों की सूची मिलती थी? ये हमने उस समय आपको चेताया था। ये अंगुत्तर निकाय है। ये बौद्ध ग्रंथ एक भगवती सूत्र है, जैन ग्रंथ, उसमें भी ये 16 जनपदों के बारे में लिखा है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वैशाली लिच्छवियों का था। तो ये यहाँ का उत्तर आपका आ जाएगा लिच्छवी, ठीक है। सिकंदर के आक्रमण के समय 326 ईसा पूर्व मगध पर किस वंश का शासक था? तो नंद वंश का शासक था। ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। तो इसका उत्तर आपका नंद वंश हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन मगध के किस शासक काल में राजगिरी में हुआ था? ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि वो अजातशत्रु के समय में हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अजातशत्रु। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में पाए गए पुराने सिक्कों को क्या, सबसे पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो बार बार हम लोग इसे पढ़ रहे हैं। इसे कहते थे आहत सिक्के या पंच मार्क्ड कॉइन। ये आहत सिक्के, ये बड़े क्रूड सिक्के थे, इनका कोई निर्धारित शेप नहीं था। ये पहले काट के चद्दर छोटे छोटे उस शेप में, और उसमें फिर ठप्पा लगाया जाता था और पंच किया जाता, इसलिए पंच मार्क्ड कॉइन कहते हैं। मोस्टली ये चांदी के बने होते थे। और
असली सिक्के, बढ़िया सिक्के बनाना हम लोगों ने ग्रीक से सीखा, ढलाई करने वाले सिक्के जब उनके संपर्क में आए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फसलों पर लिया जाने वाला सामान्य कर कितना होता था? जनरली आपको पता होना चाहिए, 1/6 जितनी उपज होती थी उसका 1/6 ये राजा कर ले लेता था। अब अवंती महाराज के प्रसिद्ध राजा का क्या नाम था जिसके इलाज के लिए बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था? हम लोगों ने डिस्कस किया, उसका नाम था चंड प्रदोत। अवंती का शासक था। इस शासक के समय में द्वितीय बौद्ध संगति का वैशाली में आयोजन हुआ, ये भी हम लोगों ने अभी देखा था। तो ये कौन था? ये था कालाशोक शिशुनाग वंश का, तो ये कालाशोक हो जाएगा। 12वां सवाल है, मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख किस प्राचीन वेद में मिलता था? ये हम लोगों ने उधर डिस्कस नहीं किया। चलो यहाँ प्रश्न आ गया। इसके सबसे पहले मगध का वर्णन आता है अथर्ववेद में। आप जानते हैं कि अथर्ववेद सबसे लास्ट का वेद है, अंतिम वेदों की सीरीज में अंतिम है। पहला ऋग्वेद है, उसके बाद यजुर्वेद है, फिर सामवेद है और फिर अथर्ववेद है। अथर्ववेद को छोड़ दिया जाए तो तीनों वेदों को वेद त्रयी कहते हैं। ये हम लोगों ने उस वीडियो में देखा था। इसे वेद त्रयी भी कहते हैं। आगे चलते हैं। मगध के किस शासक को सर्व छत्रांतक और दूसरा परशुराम कहा गया? कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि ये क्षत्रियों का नाश करने वाला ये दासीपुत्र महापद्मनंद को कहते हैं, इसलिए छत्रांतक कहते हैं। चौथा यूनानी लेखकों द्वारा नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को किस नाम से पुकारा गया है? ये हम लोगों ने उधर नहीं पढ़ा, तो इधर पढ़ लेते हैं। इसको अग्रमीज कहते हैं। अंतिम शासक धनानंद था। धनानंद को यूनानी लिटरेचर्स में अग्रमीज कहा गया। ये सेंड्रोकोटस वगैरह छोड़ दीजिए, सेंड्रोकोटस उधर बोलते थे आपके मौर्य वंश के शासक को। अमित घाट भी मौर्य वंश के शासकों को भी बोलते हैं, उस समय बताएंगे। सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को, अमित घाट ये बोलते थे बिंदुसार को। आइए, नंद वंश के किस राजा ने कलिंग को जीत कर वहाँ एक नहर का निर्माण करवाया था, जिसका उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है? तो हम लोगों ने उधर डिस्कस किया था। ये थे महापद्म नंद। तो ये आपका चौथा चैप्टर महाजनपदों का ख़त्म हो गया। उम्मीद है इससे अब जो भी सवाल आएगा बड़े बढ़िया से आप कर पाओगे।